हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर परीक्षा की तैयारी में जुड़ गए होंगे। तो आज मैं अमरजीत कुमार आप सबके बीच उपस्थित हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर चॉइस में, आपके अपने फैमिली टॉपर चॉइस में। मेरे बच्चों, तो आज का ये जो सेशन है आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सब महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के। फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, आपके एग्जाम में लड़ने वाले, हूबहू उतरने वाले, छपने वाले प्रश्न यहां पर आपके 5 दिए गए हैं। इसमें से आपके 2 या 3 प्रश्न पक्का लड़ने ही वाले हैं। तो मेरे भाई आप सब दिल थाम लीजिए, दिल खोल लीजिए। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स के एकदम माथे में बैठा लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए। चलिए घुसवा देते हैं आपके दिमाग में। तो स्वागत है आप सभी का, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, वाम हस्त नियम क्या है मेरे बाबू। तो देखिए, फ्लेमिंग जी का वाम हस्त नियम, एक फ्लेमिंग हमारे वैज्ञानिक थे, बहुत ही बढ़िया, जो कि फिजिक्स में बहुत सारे परिणामों का, घटना का खोज किया था। इन्होंने बहुत सारे इन्होंने संशोधन दिया है फिजिक्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। एक बाएं हाथ का उन्होंने नियम दिया था कि मेरे बाबू कि अगर अगर अपने वाम हस्त यानी कि हम लोग अपने बायां हाथ के 3 अंगुली यानी कि पहला तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत कर दे। मध्यमा, तर्जनी और मेरे बाबू अंगूठा को परस्पर लंबवत कर दे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यही है, परीक्षा में बार बार पूछने वाला प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो उसको लंबवत कर दे। कैसे लंबवत का मतलब, देखिए ये 3 हो गया और ये देखिए, तीनों ऐसे लंबवत होने चाहिए। अगर लंबवत कर देते हैं इसको, और मेरे बाबू तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मेरे बाबू तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाले बल की दिशा का मेरे बाबू प्रदर्शन करता है या फिर संकेत करता है। ठीक है, ये हमारे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। इसको अपने माथे में बैठा लीजिए और जितना हो सके जल्दी से रट जाइए इसको, और रटना नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़ लेना है एकदम। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अगर मेरे बाबू अगर सेशन पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे इसको। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो मेरे बाबू नेत्र की समंजन क्षमता एक बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही मेरे बाबू अद्भुत क्षमता है। ये अद्भुत क्षमता है जो कि हमारे नेत्र में होता है। हमारा आंख जो है ना, हमारा आंख में एक होता है लेंस, नेत्र लेंस जिसको बोलते हैं, जो लगभग लगभग उत्तल होता है, जो लगभग लगभग उत्तल जैसा कार्य करता है। ये लेंस है जो कि ये सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। सिलियरी मांसपेशियां जो होती हैं, सीएम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल से क्या होती है, जुड़ी होती है। इसको पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं हिंदी में। तो मेरे बाबू ये जो क्या करता है, इसका काम कि किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु को, कितनी भी दूरी पर हो, पास हो दूर हो, तो फोकस करता है, फोकस को घटाता है, फोकस दूरी को क्या करता है, घटाता है और बढ़ाता है। कौन? सिलियरी मांसपेशियां। नेत्र लेंस में जो फोकस होता है ना भाई, हर एक लेंस में फोकस होता है, तो उस फोकस के दूरी को क्या करता है, घटाता है या फिर बढ़ाता है, एक निश्चित दूरी की वस्तु को देखने के लिए, उसका सीधा प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाने के लिए मेरे बाबू। और इस क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं मेरे बाबू? समंजन क्षमता बोलते हैं, समंजन क्षमता। तो क्लियर है यहां से। तो 2 नंबर का एक और प्रश्न आपका क्लियर हो गया। यहां से आप सब देख लीजिए, दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही एकदम सटीक तरीके से ये प्रश्न आपने देख लिया और अपने माइंड में भी एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि हूबहू ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, आपके आगामी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की और तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, एकदम फटाक से क्लियर करते हैं उसको भी। देखिए तीसरा दिया हुआ है आपका, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखे। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही मेरे बाबू बार बार पूछा गया सवाल है ये कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन एक होता है, एक होता है अपवर्तन, दोनों में से कोई एक पूछता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे परावर्तन को, इस वीडियो में हम लोग अपवर्तन को देख लेते हैं। तो मेरे बाबू अपवर्तन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि अपवर्तन क्या है। कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं,
जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने गति पथ से विचलित होते हैं या फिर अपने दिशा को बदल लेती है, मोड़ लेती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका एक दूसरा माध्यम, ये क्या हो गया मेरे बाबू, एक दूसरा माध्यम, एक माध्यम हो गया जो कि मान लीजिए कि कांच है। ये क्या है मेरे बाबू, कांच, मान लीजिए कांच, तो कांच एक माध्यम हो गया। और ये पहले यहाँ पर क्या है, हवा है, ये है वायुमंडल में हवा, ठीक, ये एक अलग माध्यम है। दो अलग अलग माध्यम हो गए ना जी, दोनों का घनत्व अलग होगा। अब मेरे बाबू यहाँ सूर्य बाबा है, कौन है मेरे बाबू, हमारे सन बाबा, सूर्य बाबा हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, प्रकाश की किरणें चली, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में इंटर की तो थोड़ा सा ये मुड़ गई, थोड़ा सा ये मेरे बाबू मुड़ गई। बस प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बाबू, अपवर्तन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक नॉर्मल हम लोग खींच लेते हैं। अपवर्तन तो समझ गए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश इंटर करती है तो अपने गति पथ से क्या होती है मेरे बाबू, विचलित होती है, दिशा मोड़ लेती है। बस उसी घटना को अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बाबू, अपवर्तन। लिख लीजिए यहां पर अपवर्तन। 3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए यहां से। अब देखिए एक अगर नॉर्मल यानी कि अभिलंब खींच देंगे यहां पर, अभिलंब, तो मेरे बाबू एक इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक आपका आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि अपवर्तन कोण, और एक आएगा क्या आपका आपतन कोण, एक और आ जाएगा आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। 2 आपके कोण बनेंगे। तो अब देखिए ये हो गया आपका एंगल आई और ये हो गया आपका एंगल आर, ठीक ना। ये हो गया आपतन कोण और ये क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो इनमें एक रिलेशन है, इनमें क्या है मेरे बाबू, एक रिलेशन है जो कि हमारे स्नेल बाबा, स्नेल जी ने दिया था। बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, एक नियम दिया था कि मेरे बाबू आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, और मेरे बाबू अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर। साइन मतलब क्या होता है, जया होता है इसका हिंदी। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। और इसी स्थिरांक को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। माध्यम का क्या बोलेंगे बाबू, अपवर्तनांक, ठीक ना, इसी कांस्टेंट को। तो ये आपका स्नेल का नियम है और अपवर्तन का पहला नियम भी है। अपवर्तन का पहला नियम, फर्स्ट नियम यही है। और एक बात होता है, और एक बात होता है मेरे बाबू दूसरा नियम कि आपतन को आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल क्या होता है मेरे बाबू, सेम होता है, सेम प्लेन। तो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये जो अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं मेरे बाबू, एक ही तल में होते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आपतित किरण। क्या हो गया मेरे बाबू, आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया। और ये जो हो गया अपवर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से। और ये क्या हो गया आपका जो नॉर्मल डाले हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं या फिर अभिलंब बोलते हैं। ये तीनों क्या होते हैं मेरे बाबू, एक ही तल में होते हैं। ये आपका हो गया अपवर्तन का दूसरा नियम। तो यहां से देख लीजिए, यहां से आप सब देख लीजिए, दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, कौन कौन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में या फिर तल में होते हैं। और दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी कलर के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक स्थिरांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक भी बोलते हैं, ठीक है। 3 तो प्रश्न आपके क्लियर हो गए, तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, देखिए पूछा है चौथा प्रश्न कि संक्षारण क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। संक्षारण, संक्षारण क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो बहुत ही बढ़िया तरीका से आप समझ सकते हैं संक्षारण। संक्षारण यानी कि किसी भी चीज का क्षति हो रहा है, किसी भी चीज का मेरे बाबू क्षति हो रहा है, क्षति, इसके नाम से ही पता चल रहा है संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या, मान लीजिए कोई भी तत्व है, संक्षारण किसका होगा, ये संक्षारण मतलब ये तो आपका केमिस्ट्री का हो गया, केमिस्ट्री का ये प्रश्न आ गया आपका संक्षारण, ठीक है। तो माइंड मत करिएगा, ये केमिस्ट्री का एक प्रश्न है इसी के बीच में, ये बहुत बार पूछा गया है, गलती से मिस्टेक से स्टाफ से गलती हो गई। चलिए तो देख लीजिए, इसको भी समझ लेते हैं। संक्षारण से हमें क्या मालूम चल रहा है कि क्षति हो रही है, किसी भी चीज की क्षति हो रही है, इससे याद कर लीजिएगा। क्षति, कोई भी चीज क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या है मेरे बाबू, डिस्ट्रॉय हो रहा है।
तो डिस्ट्रॉय कब होता है, कोई भी तत्व डिस्ट्रॉय कब होता है, जब उस पर मेरे बाबू ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ऑक्साइड की लेयर यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व में मेरे बाबू ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाए। और कौन कौन से ऑक्साइड, SO2 की लेयर चढ़ जाए, या फिर आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाए। चलिए देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है CO2 की लेयर चढ़ जाए, SO2 की, NO2 की, या फिर H2S की अगर लेयर चढ़ जाए किसी भी धातु को, तो उसमें संक्षारण होने लगता है। क्या होने लगता है मेरे बाबू, संक्षारण की क्रिया होने लगती है, यानी कि उसमें जंग लगने लगता है, वो ढहने लगेंगे, गलने लगेंगे। तो संक्षारण बेसिक सा यही इसका परिभाषा हो गया कि धातुएं वायुमंडल की नमी से आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिक की परत बना लेते हैं। एक अवांछनीय जिसकी जरूरत नहीं है, वो बहुत खराब चीज है, क्षति पहुंचाता है उस धातु को। तो मेरे बाबू उससे क्या होता है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है, यह क्रिया क्या कहलाएगी मेरे बाबू, संक्षारण कहलाएगी। यह क्रिया क्या कहलाएगी, संक्षारण कहलाएगी। उदाहरण के लिए ले सकते हैं लोहा पर जंग लगना लोहा पर जंग लगना इसका एक प्रमुख उदाहरण है मेरे बाबू। तांबे के बर्तन में नीले हरे हो जाना, तांबा का जो बर्तन होता है ना, नीला हरा कलर का हो जाता है। ये सब क्या है, संक्षारण का एक दो उदाहरण है, आप अपने माइंड में घुसा लीजिए, एकदम ये प्रश्न पूछने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपका रहा, देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ऊंच क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ऊंच क्यों होता है मेरे बाबू। तो देखिए ऊंच यानी कि गलनांक यानी कि गलेगा ऊंच टेम्परेचर पर, और जमेगा भी एकदम ऊंचे टेम्परेचर यानी कि निम्न टेम्परेचर पर। एकदम बहुत उसको टेम्परेचर देंगे ना तब वो जमेगा, यानी माइनस में चल जाइए बहुत, एक पॉजिटिव में प्लस में चल जाइए बहुत सारा, ठीक। तो मेरे बाबू इसका ऊंच ही क्यों होता है, गलनांक तथा क्वथनांक दोनों ऊंच ही क्यों होता है, आपका प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों का। तो सबसे पहले मेरे बाबू आयनिक यौगिक कौन होंगे। आयनिक यौगिक में सबसे पहले तो पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड से बंधे होंगे। जो यौगिक होंगे पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड से क्या होंगे, जुड़े होंगे। तभी तो आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज। आयन का मतलब चार्ज यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये जो जुड़े हैं, तो सबसे पहले इनके बीच का जो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल क्या होता है मेरे बाबू, आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये चार्ज वाले हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज समझता है ना, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। तो ये आपका हो गया कि आकर्षण बल क्या होगा, काफी मजबूत होगा। अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा मेरे बाबू बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। अब भाई ये मजबूत है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ताप चाहिए ना। मान लीजिए कोई पहलवान है, उसको मारने के लिए हमारे जैसे छोटे छोटे पहलवानों को 5-5 पहलवान लगेंगे तब एक बड़े पहलवान को मारेंगे, क्योंकि वो मजबूत है, वो मार सकता है अकेले 5 को। तो मेरे बाबू कम टेम्परेचर देंगे तो ये टूटेगा नहीं, इसका बंधन नहीं टूटेगा। तो इसको तोड़ने के लिए यानी कि इसको गैस में बदलने के लिए या फिर इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उच्च टेम्परेचर देना होगा। इसीलिए मेरे बाबू अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होने के लिए आयनिक यौगिकों में विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल होता है। ठीक है, विपरीत रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, अब उन दोनों में जो बॉन्ड बनेगा, वो जो बंधन बनेगा वो अटूट होगा। लड़का लड़का में क्या बंधन बनेगा, बढ़िया नहीं बनेगा। लड़की लड़की में बढ़िया से बंधन नहीं बनेगा, लेकिन उतना मजबूत नहीं बनेगा जितना कि आपको लड़का और लड़की में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, विपरीत साइन वाले, विपरीत चार्ज वालों का बॉन्ड जो होता है काफी मजबूत होता है मेरे बाबू। तो आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि शक्तिशाली अंतराणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है मेरे बाबू, उच्च होता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हो गए क्लियर। 5 प्रश्न आपके एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सब, 5 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके लड़ने वाले हैं एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में। तो बहुत ही वीडियो ये आप लोगों के लिए यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे बाबू अगर आप सब ऐसी इस तरह की और सारा वीडियो चाहते हैं और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और सारा जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का चाहते हैं, तो कृपा करके कमेंट कर दीजिएगा।
जाकर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे बाबू, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।